हम पढ़ रहे थे राष्ट्रीय आंदोलन और उसके कारण। इन कारणों में हमने 2-3 कारण पहले पढ़ लिए थे, जैसे राजनीतिक एकता की स्थापना, धार्मिक पुनर्जागरण। अब आगे हम पढ़ते हैं ऐतिहासिक अनुसंधान। ऐतिहासिक अनुसंधान ने भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में ऐतिहासिक भूमिका निभाई है। कैसे निभाई है? साहित्य धर्म के प्रसिद्ध विद्वान, एक विद्वान हुए साहित्य और धर्म के प्रसिद्ध सर विलियम जोन्स, मैक्स मुलर, एवी कीथ आदि ने भारतीयों के सामने राजनीतिक और सामाजिक अनुसंधान है इसका इतिहास का विवरण प्रस्तुत किया। समकालीन यूरोपीय सभ्यताओं के लगभग समान ही थी, यानी जो भारतीय संस्कृति थी वो लगभग भारत की संस्कृति है उसके लगभग समान ही थी। अब एक विद्वान हुए भारत के मजूमदार, इन्होंने कहा यह खोज भारतीयों के हृदय में कि जो ऐतिहासिक अनुसंधानों की खोज है, ये भारतीयों के हृदय में चेतना की भावना ना भरे ऐसा हो ही नहीं सकता, जिसके परिणाम स्वरूप उनके हृदय राष्ट्रीयता की भावना व देशभक्ति से भर गए। अब दूसरा आगे बात करते हैं हम पाश्चात्य शिक्षा। पाश्चात्य शिक्षा का प्रभाव है वो राष्ट्रीय जो आंदोलन हुए उनमें बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। पाश्चात्य शिक्षा का भारत में विकास तो इसलिए किया गया, अंग्रेजों ने विकास तो इसलिए किया कि अगर भारतीय लोग पढ़ लिख लेंगे तो इनका जो दिमाग है वो तो पश्चिमी हो जाएगा, लेकिन ये रक्त और अपने वर्ण से भारतीय रहेंगे, तो हम इन पे आसानी से। सत्य शिक्षा के कारण लोग अंग्रेजी बोलने लग गए, अंग्रेजी पढ़ने लग गए, अंग्रेजी सीखने लग गए, और ये लोग अंग्रेजी विद्वानों के संपर्क में आए, यानी उनकी लिखी हुई बुक्स पढ़ी, किताबें पढ़ी और उनके संपर्क में आए। संपर्क में आने के ईसाई नाम के एक विद्वान हुए, उन्होंने कहा शिक्षित भारतीयों ने अमेरिका, इटली और आयरलैंड जैसे देशों में जो आंदोलन हुए हैं उनके बारे में पढ़ा, उनके बारे में ऐसे लेखकों की रचनाओं को पढ़ा जिससे उन्होंने व्यक्तिगत और राष्ट्रीयता की भावना का प्रसार किया, और ये शिक्षित लोग राष्ट्रीय आंदोलन के राजनीतिक और बौद्धिक नेता बन गए। भारत में दादा भाई नौरोजी, राजा राम मोहन राय जैसे सभी जो भारत की राष्ट्रीयता के जो संदेशवाहक ने, ये अंग्रेजी शिक्षा की देन है। इन्होंने अंग्रेजी शिक्षा ग्रहण की और ये विदेशों में गए। आगे पढ़ते हैं भारतीयों का विदेश गमन। भारतीयों का विदेश गमन। जब भारतीय लोगों को विदेश जाने की अनुमति मिल गई, यानी वो दूसरे देशों में जाने लग गए वहाँ की शिक्षा ग्रहण करने के लिए, वहाँ पे रोजगार के लिए, तो वो लोग जो विदेश गए वो विदेशी संस्कृतियों के संपर्क में सीधे आए। उन्होंने अपने आसपास का माहौल या आसपास का जो संस्कृति है उसके बीच में चले गए। अब उसके बीच में से जाने से उनकी जो विचारधारा है उसके सीधे संपर्क में आने लग गए। वे इन विचारों और सिद्धांतों से प्रभावित हुए और स्वप्न देखने लगे कि भारत में
अब ये स्वप्न देखने लगे कि भारत में प्रजातांत्रिक विचारों और संस्थाओं को मूर्त रूप कब मिलेगा। आगे पढ़ते हैं। भारतीयों को उच्च पदों से अलग रखना। उस टाइम भारतीयों को उच्च जो पद है उनसे अलग रखा जाता था, किसी न किसी बहाने से निकाल दिया जाता था, यानी उच्च पद से अलग। 1833 में एक अधिनियम है। उस अधिनियम में यह कहा गया कि सरकारी नौकरियां अब योग्यता के आधार पर होंगी, सीधे प्रवेश नहीं मिल सकता, उनकी योग्यता के अनुसार उन्हें प्रवेश मिलेगा। और सरकारी नौकरी में जाने के लिए धर्म, जन्म स्थान, वर्ण आदि के नाम से कोई भेदभाव नहीं होगा, कोई भी सरकारी पदों पर जा सकता है अपनी योग्यता के अनुसार। अब उस टाइम में एक परीक्षा होती थी ICS, सबसे बड़ी परीक्षा। जैसे आज IAS होती है उसी प्रकार से ICS थी, भारतीय नागरिक सेवा इसका नाम था। इसमें प्रवेश के लिए उम्र कर दी 21 वर्ष। उम्र कितनी की? 21 वर्ष। अब 21 वर्ष इसकी उम्र थी। परीक्षा है इसकी केवल इंग्लैंड में होती थी। परीक्षा इंग्लैंड में होती थी, यानी भारत में इसकी परीक्षा नहीं लगती थी। परीक्षा देने के लिए इंग्लैंड जाना पड़ता था। परीक्षा का माध्यम है वो अंग्रेजी होता था। माध्यम अंग्रेजी होता था। अतः जो भारतीय लोग हैं इनमें प्रवेश लेने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती थी, क्योंकि माध्यम अंग्रेजी था और परीक्षा इंग्लैंड में लगती थी। तो जो इंग्लैंड के लोग हैं उनके साथ कंपटीशन भारतीयों को करने के लिए बहुत कड़ी मेहनत कर, लेकिन फिर भी सुरेंद्र नाथ बनर्जी और अरविंद घोष जैसे कुछ भारतीयों ने इस ICS की परीक्षा है वो पास करने के बाद इनको किसी न किसी बहाने से निकाल दिया। जैसे अरविंद घोष को निकाला घुड़सवारी, कि आपको घुड़सवारी नहीं आती। सुरेंद्र नाथ बनर्जी को किसी छोटी सी बात पे निकाल दिया, यानी उन्होंने फिर भी सरकारी पदों से वंचित रखा। अब 1877 में इस ICS की उम्र है ये 21 से घटा के 18 वर्ष कर दी। 18 वर्ष कर दी। अब 18 वर्ष उम्र होने के कारण और भी कठिन हो गया इंग्लैंड विभेद की नीति। वो 1857 का जो स्वतंत्रता संग्राम हुआ उसके बाद भारतीयों और अंग्रेजों के संबंधों में बहुत फर्क आ गया। पहले ये संबंध अच्छे थे, लेकिन 1857 की क्रांति के बाद अंग्रेजों और भारतीयों के संबंधों में कटुता आ गई और वो इनको कहने लगे, भारतीयों को क्या कहते थे? आधे जंगली, आधे वनमानुष।
यानी भारतीयों के बारे में ये धारणा बना ली उन्होंने, यानी भारतीयों को कहने लगे कि आप आधे जंगली हो और आधे वन मानुष हो। अगली बात करते हैं यातायात के साधनों का विकास। वो 1860 और 1860-70 ईस्वी के मध्य भारत में यातायात के साधनों की बहुत तीव्र वृद्धि हुई, जिनमें रेल, बस, डाक, तार आदि चीज़ों का विकास बहुत ही तेजी से हुआ। अब क्या हुआ, यातायात के साधनों का विकास होने से लोग एक दूसरे के संपर्क में अधिक से अधिक मात्रा में आए। लोग अपने शुभचिंतकों से जल्दी जल्दी मिलने लगे, एक स्थान से दूसरे स्थान पर गमन करके अपनी योजनाएं बनाने लग गए। इस प्रकार से राष्ट्रीय आंदोलन में इस यातायात के साधनों के विकास है, इसकी भी बहुत अच्छी भूमिका हम मान सकते हैं।